गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों से संबंधित कुछ सहयोगी कार्य संबंधी क्रियाओं का संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, तो मतलब आज प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए एक्टिविटी मेथड का क्या उपयोगिता है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम बताओ कि भाई कार्य संबंधी क्रियाओं का मतलब क्या होता है। करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्रियाएं महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी टाइम पर क्रियाशील रहते हैं, मिलजुल काम करते हैं और समस्याओं को सॉल्व करते हैं। इसमें बालक के बहुत सारे कौशलों को भी दिखाया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। करें कार्य संबंधी क्रियाएं अनुभव द्वारा और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं। इन क्रियाओं के अंतर्गत विद्यार्थी स्कूलों में श्रेणी के समूह और खेलकूद और विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में काम करते हैं और बड़े होकर उन्हें व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और संगठनों और कारखानों, श्रम संगठनों, व्यवसायिक समूहों आदि के मेंबर्स के रूप में काम करना होता है। यही कारण है कि कार्य संबंधी क्रियाएं सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि होने के अलावा बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। सामूहिक कार्य के लिए जिन कौशलों और योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, हमारे विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना बहुत जरूरी है और उनको सीखने का सर्वोत्तम स्थान सामाजिक अध्ययन कक्षा ही है। लेकिन किसी एक ही अनुभव के द्वारा उन्हें सीखना या प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं की सफलता के लिए विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। इसके अलावा इन क्रियाओं की सफलता के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में पर्याप्त धैर्य और लगन का होना भी जरूरी है। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह सहयोगी कार्य संबंधी कौशल सीखने में वह अपने विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहायता कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए सहयोगी कार्य संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। वर्क एक्टिविटीज फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ बहुत सारी है। पहला है लकड़ी के टुकड़ों द्वारा खेल और योजनाएं, कि इन क्रियाओं के अंतर्गत बालकों को वो चीजें चुनने की स्वतंत्रता होती है जिन्हें वो लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की क्रिया में कोई छात्र घर बनाना चाहेगा तो कोई भवन या डाकघर या मेले का दृश्य, कोई ताजमहल तो कुतुब मीनार या फिर कोई और वस्तु। अध्यापक इस कार्य के लिए या छात्र को अपनी योजना की पूर्ति के लिए 2 या 3 अन्य विद्यार्थियों को साथ लेने की भी अनुमति दे सकता है। बालक मिलकर अपना काम करते हैं और इसका पूरा हो जाने पर सारे कक्षा को बताते हैं कि उन्होंने अपनी योजना को कैसे शुरू किया, कैसे क्रियान्वित किया, कैसे खत्म किया। नेक्स्ट है कक्षा समितियां, कि प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कक्षा की अलग अलग समितियों द्वारा सहयोगी या सामूहिक कार्य का अनुभव प्रदान किया जा सकता है। कक्षा के सारे बच्चों को अवसर देने के लिए इन समितियों को टाइम पर दोबारा से बनाना चाहिए या इनको परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्तर पर होने वाले सहयोगी कार्य का निरीक्षण और निर्देशन अध्यापक को बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल सहयोग पूर्वक कार्य करके ही सामूहिक कार्य संबंधी कौशलों को सीखा जा सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर छोटे और अनुभवहीन बालकों से बहुत अच्छे सामूहिक कार्य की आशा अध्यापक को नहीं रखनी चाहिए। सामूहिक कार्य संबंधी कौशल का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। तो जरूरी क्या है कि इस विधि का छोटे बालकों के लिए अध्यापक के प्रयोग करते समय बहुत धैर्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है तर्क वितर्क पद्धति। अब करेंगे पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों में तर्क वितर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अध्यापक को अपने छात्रों के व्यवहार, अभिवृत्तियों, अभिव्यक्ति की क्षमता को देखने और समझने का अवसर मिलता है। यह विधि उद्देश्यों के निर्धारण, क्रिया का मूल्यांकन, सही बातों के लिए जरूरी होती है। इस विधि के द्वारा छात्रों में सामाजिक ज्ञान का क्रियात्मक अभ्यास होता है, चिंतन बहुत तेजी से होता है और सामान्य समस्याओं का ध्यान केंद्रित होता है। तर्क वितर्क के द्वारा विचारों का आदान प्रदान भी होता है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उत्तरदायित्व बंट जाता है और अपने अपने विचार प्रकट करने का छात्रों को समान अवसर मिलता है। इसके अलावा तर्क वितर्क छात्रों को वास्तविक प्रजातंत्रात्मक शिक्षा प्रदान करने में भी भूमिका निभाता है। अब लाभ या महत्व क्या है इसके। तो पहला है प्रजातांत्रिक व्यवहार का विकास यहाँ पे होता है बच्चे के अंदर। छात्र जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तर्क वितर्क और चिंतन का विकास होता है बच्चे के अंदर। अध्यापक और बच्चे के संबंध जो है वो अच्छे हो जाते हैं। अधिक प्रभावशाली शिक्षण होता है इसके अंदर। बच्चा जो है करके सीखता है, क्रिया करके जो है निष्कर्ष निकालता है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, प्रेरणा मिलती है बच्चों को। समूह में कार्य करने में चुनौतियां देते हैं, विचार विमर्श करते हैं। सामूहिक निर्णय की क्षमता का विकास, कि समूह में निर्णय किस प्रकार से लेना है, इसका विकास होता है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ये।
आपसी सहयोग के साथ साथ प्रतियोगिता की भावना का भी विकास बच्चे के अंदर होता है। दोष क्या है इसमें? कह रहे इन क्रियाओं का इस्तेमाल केवल उन्हीं क्रियाओं तक सीमित है जिनमें किन्हीं साझे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, और इन साझे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगपूर्ण कार्य की आवश्यकता होती है, जिनमें बालकों के अनेक गुणों का उपयोग किया जाता है। यदि किसी क्रिया की पूर्ति किसी व्यक्ति द्वारा या अनेक व्यक्तियों के अलग अलग काम करने से हो सकती है, तो यह क्रियाएं बहुत लाभप्रद सिद्ध नहीं होती। इन क्रियाओं का इस्तेमाल सामान्य न होकर कुछ विशेष विषयों के लिए हो सकता है। कुछ विषय स्वभाव से ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विधि का इस्तेमाल अधिक लाभप्रद नहीं होता। इन क्रियाओं के अंतर्गत केवल कुछ विद्यार्थियों की प्रभुता रहती है और अन्य विद्यार्थियों को पर्याप्त रूप से क्रियाएं भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता। इन क्रियाओं की सफलता संचालक के रूप में प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों पर निर्भर करती है, परंतु हमारे देश में योग्य और अनुभवी अध्यापकों का अभाव है, उनकी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विचार विमर्श विधि। ठीक है, विचार विमर्श विधि में क्या कहते हैं देखें जरा। तो कह रहे हैं विचार विमर्श विधि से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया, विशेषताएं और प्राकृतिक गुणों और अवगुणों की विवेचना करनी। तो यह शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि को प्रभावी, उपयोगी और स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थियों में वाद विवाद करने की क्षमता और सक्रिय सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और समस्या के लिए बहुमत से समाधान ज्ञात किया जाता है। इसमें छात्रों को कौशल का विकास होता है और मन में विषय को लेकर कोई दुविधा नहीं रहती। बच्चे आपस में बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करके समस्याओं को दूर करते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसकी जो है अभिव्यक्ति की है। कह रहे विचार विमर्श विधि के बारे में योकम और सिम्पसन कहते हैं कि विचार विमर्श एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है। इसमें साधारण बातचीत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण और विस्तृत विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सामान्यतः महत्वपूर्ण विचारों और समस्याओं पर बातचीत भी की जाती है। जेम्स एमली ने कहा था कि विचार विमर्श एक ऐसे सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं। स्टेलर और मिलर ने कहा कि वाद विवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करके किया जाने वाला ऐसा विचारशील चिंतन है जिसे किसी समस्या के समाधान या उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब्सटर का विचार था कि विचार विमर्श का मतलब है किसी प्रश्न, प्रकरण और समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना, उनका प्रशिक्षण अथवा उनकी जांच करना। विचार विमर्श विधि प्रश्न उत्तर की संकीर्ण तकनीक से आरंभ होकर अनिर्देशित उपागम की ओर अग्रसर होती है। इसमें अध्यापक यथास्थिति बनाए रखने की भूमिका निभाता है। यह प्रविधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। जॉनसन ने कहा कि विचार विमर्श विशुद्ध रूप में सामाजिक कार्य है। गुड के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श का मतलब है उस क्रिया से जो किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के साथ संबंधित होती है और जिसमें भाग लेने वाले सभी किसी निर्णय अथवा निष्कर्ष पर पहुंचने की सच्ची इच्छा रखते हैं। रिस्क ने कहा कि विचार विमर्श का मतलब है अध्ययन अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों पर पूर्णतः से विचार करना। इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना या मूल्यांकन होता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये कुछ डिफाइंस जो हैं अलग अलग लोगों ने दिए थे विचार विमर्श विधि को लेकर के। तो कह रहे हैं कि वो जो भी परिभाषा हमने पढ़ी हैं उससे पता लगता है कि अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यहाँ तक हमारे बहुत पुराने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण विधि का इस्तेमाल होता है। इस विधि से शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व माना जाता है, जबकि वाद विवाद में अध्यापक का स्थान समान समझा जाता है, लेकिन वह समूह का नेतृत्व करता है। वाद विवाद को सार्थक और प्रभावशाली बनाना शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है। एक अध्यापक वाद विवाद को सार्थक, एक अध्यापक का कार्य निरीक्षण करना, सभी को भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है। विचार विमर्श विधि के द्वारा किसी भी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक अध्यापक विद्यार्थी सामूहिक वातावरण में अपने विवेकपूर्ण विचारों का आदान प्रदान करते हैं और आम सहमति द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। करें इस प्रकार सामूहिक विचार मंथन के द्वारा विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान और कुशलताओं आदि का अर्जन करते हैं। वाद विवाद या विचार विमर्श का मुख्य केंद्र कक्षा में आयोजित किया गया विचार विमर्श होता है और इसके माध्यम से विचार विमर्श के प्रसंग से संबंधित विषय और उपविषयों की शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। अतः इस विधि को ठीक
प्रकार से समझने के लिए पहले वाद-विवाद शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर विभिन्न क्रियाओं दोनों पर विचार विमर्श करके उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए सहमति से निर्णय करते हैं। अब इसमें विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक भी हैं और मानसिक भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पद हैं। पहला है समस्या की प्रस्तुति, कि वाद विवाद विचार विमर्श की समस्या दोनों तरफ से प्रस्तुत होनी चाहिए, मतलब अध्यापक भी करे और बच्चे भी करें। लेकिन अध्यापक अपनी समस्या का प्रस्तुतिकरण सामाजिक अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विशेष समस्या या प्रकरण के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। उसके बाद है विद्यार्थी द्वारा विचार विमर्श में पहले से की जाने वाली तैयारियां, कि विद्यार्थी जो है वो पहले से भी अपने आप को तैयार करता है। तो करें विद्यार्थियों को जिस विषय पर विचार विमर्श करने का आयोजन किया जाना है उस विषय से संबंधित आवश्यक स्रोतों और साधनों की सहायता से अपने आप को इसके लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ अध्यापक को सामग्री पूरी सावधानी पूर्वक तैयार करनी चाहिए। जो विचार करने वाले बिंदु हैं उनको क्रमानुसार लगाना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों के निर्देशन के लिए श्यामपट्ट पर लिखता है। विद्यार्थी विचार विमर्श से संबंधित तैयारी के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध अन्य पठन सामग्री की भी हेल्प ले सकता है और साथ ही अनुभवी व्यक्ति की भी हेल्प ले सकता है। उसके बाद संचालन करना। कह रहे हैं कि वे विचार विमर्श के संचालन में अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। विचार विमर्श की व्यवस्थाएं बैठने के लिए विद्यार्थियों की विचारधारा जान लेना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति में योगदान मिल सके। अध्यापक को इस बात की और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उसे गंभीर प्रश्नों और टिप्पणियों को विशेष रूप से प्रेरित करना चाहिए। विचार विमर्श का विषय विशिष्ट उद्देश्यों की, मतलब विशिष्ट एम्स की उपलब्धि कह रहे हैं कि विचार विमर्श का विषय उचित कौशल अग्रसर होना है। यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कौन सी हैं? केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि अध्यापक को तैयार रहना चाहिए। दूसरा है कि विचार विमर्श प्रणाली में अध्यापक को स्वयं अधिक बोलना चाहिए, ना कि अन्य मेंबर्स पर राय जानने के लिए उन पर प्रश्न थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों द्वारा अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर विचार विमर्श में भाग लिया जाना चाहिए। विचार विमर्श द्वारा अध्यापक की सहायता से विषय वस्तु और समस्या के बारे में निष्कर्ष निकालने चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे एक दूसरे के विचार धैर्यपूर्वक सुने और वाद विवाद में किसी प्रकार की सहमति या संशय है तो उसे तर्क रखकर और पूर्ण संयम सावधानी से विचार करने की कोशिश करें। विचार विमर्श करते समय किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, तू मैं की समस्या से बचे। विद्यार्थी द्वारा अपने विवेकपूर्ण विचार स्पष्ट और सुनियोजित ढंग से रखे जाने चाहिए। किसी प्रकार से बात को घुमा फिरा कहने के ढंग को प्रोत्साहित नहीं करें। साथ ही विषय में से संबंधित विचार विमर्श पर चर्चा हो, व्यर्थ की चर्चाओं और विवादों से दूर। उसके बाद कह रहे हैं कि विचार विमर्श का विषय सामग्री और का स्तर और विचारों के आदान प्रदान करने का ढंग इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि सभी विद्यार्थी अपने आप को समर्थ पा सके। विचार विमर्श के बीच किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर मतभेद होने पर अध्यापकों ने ठीक निर्णय पर पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के लिए उन्हीं में से कुछ अनुभवी व्यक्तियों की समितियां बनाई जानी चाहिए, जिसे किसी विचार विवाद पर उपयुक्त सलाह देकर समझा सके। वास्तव में इस विचार विमर्श कार्यक्रम द्वारा भाषण की कला को निखारने से है, न कि स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता किसी द्वेष ईर्ष्या की भावना को पैदा करने से। यह तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए आयोजित वाद विवाद कार्यक्रम सामूहिक रूप से तर्क वितर्क पूर्ण विचारों का आदान प्रदान करने और सुव्यवस्थित वार्तालाप से है, जो कि पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक और अनुशासनात्मक वातावरण से अध्यापक के विशेष शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए संचालित किया जाता है। आगे टॉपिक है कि विचार विमर्श के बाद का कार्य। जब विचार विमर्श हो गया तो उसके बाद क्या काम होते हैं? कहते हैं विचार विमर्श के आयोजन के बाद जो भी विचार रखे गए हैं उनका निष्कर्ष निकालकर आवश्यक पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य अध्यापक करता है और साथ ही सभी प्रकार के निवारण अध्यापक द्वारा ही होते हैं। इस पद में अध्यापक को पूरे विचार विमर्श विषय के सार को निकालने और अन्य महत्वपूर्ण पदों को जोड़ने का अधिकार होता है। फिर होता है मूल्यांकन। विचार विमर्श का परिणाम कई उपलब्धियों में निकालना
चाहिए, जैसे कि सोचने का विस्तार, पूर्वाग्रह को दूर होना, विद्यार्थियों की रुचि का विस्तार करना, विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रत्येक मेंबर को कितना लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन ठीक तरह से करना चाहिए, इससे उनके ज्ञान, रुचियों और अभिवृत्तियों में कितना परिवर्तन आया और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सहायता मिली। इसके आधार पर ही विचार विमर्श विधि की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। अब विचार विमर्श विधि की विशेषता, प्रकृति क्या होनी चाहिए। उसके बाद समस्याओं का समाधान। इसमें जो पहला टॉपिक है प्रकृति में समस्याओं का समाधान की, इसका उद्देश्य सामूहिक विचार विमर्श करके सही उद्देश्यों के कारण ये विद्यार्थियों को अपने चिंतनों और कुछ प्रक्रिया की समस्या का समाधान की और अग्रसर करने का प्रोत्साहन प्राप्त करता है। इसके द्वारा ऊंचे भावात्मक उद्देश्य, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट है विषय तथ्यों को संगठित और संबंधित करना। सामूहिक विचार विमर्श संचालन अध्ययन अधीन तथ्यों को संगठित और संबंधित करने से होता है। तीसरा है संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन करना। इसमें क्या कह रहे हैं कि विचार विमर्श अध्ययन अधीन किसी उपकरण अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन है। ये उन संबंधों का विश्लेषण करता है, तुलना और मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष निकालता है। चौथा पॉइंट है अनुभवों का विकास उपयोग। अनुभव का विकास और उपयोग। क्या सामूहिक विचार विमर्श विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री के स्पष्टीकरण और स्थिरीकरण में अपने अनुभवों के उपयोग के लिए उत्साहित करता है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण अनुभवों को सामूहिक रूप में बांटता है। उसके बाद है मतों का विनिमय, के जो ओपिनियंस हैं बच्चों के विचार विमर्श करते के दौरान उनका एक्सचेंज होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे के विचारों को जानता है, दूसरा बच्चा पहले बच्चे के विचारों को ग्रहण करता है। फिर सहमति कि विचार विमर्श एक अपेक्षित प्रयोजन है। इसमें सामूहिक निर्णय पर पहुंचने की विधिवत प्रक्रिया है, मतलब सब लोग मिलकर जो है एक निर्णय पर एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं साथ मिलकर। उसके बाद सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि विचार विमर्श का शिक्षण विधि अथवा नीति शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कार्य की संयुक्तता का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत और प्रश्न पूछने और उत्तर देने के सामूहिक और बराबर अवसर देने के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद सक्रियता का एवं वार्तालाप कि सामूहिक विचार विमर्श में विद्यार्थी सक्रिय होता है। अध्यापक का काम निरीक्षण करना और विद्यार्थियों का निर्देशन करना होता है। सक्रियता होने से एक सुनियोजित और विशिष्ट वार्तालाप होती है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा, सहनशील, प्रकृति वाला, गंभीर और स्वयं की बुद्धि को क्रियात्मक ढंग से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। उसके बाद संरचना कि सामूहिक विचार विमर्श का गठन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक में कुछ नियमों का पालन होता है। सामूहिक विचार विमर्श पाठ्यक्रम में किसी शैक्षिक समस्या का गठन किया जाता है। इसमें अध्यापक को पूर्ण समूह का नेतृत्व करना होता है। यदि अध्यापक की उपलब्धता नहीं होती तो सामूहिक टीम से किसी एक छात्र को अध्यापक के स्थान पर उसका स्थान ग्रहण करने के लिए चुना जाता है। वह स्वयं विचार विमर्श की योजना तैयार करता है। इसमें विद्यार्थियों के प्रश्न और उत्तरों को उचित बल दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतियोगात्मक सहयोग कि इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगात्मक सहयोग की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। उसके बाद है क्या गुण है इसके, जो विचार विमर्श है इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला है बौद्धिक टोली कार्य कि ये जो विचार विमर्श है ये अकेले नहीं हो सकता, ये टोलियों में होता है, टीम वर्क में होता है। अज्ञात की खोज कि विचार विमर्श करते वक्त हमें वो चीजें जानने को मिलती हैं जिससे हम आज तक अज्ञात थे, जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। फिर है मानसिक शक्तियों में विकास में मददगार कि जो ये विचार विमर्श प्रणाली है, वाद विवाद प्रणाली है, ये मानसिक शक्तियों के विकास में बहुत हेल्पफुल होती है। अब इसमें किस प्रकार से सहायक होती है वो देखते हैं। तो पहला है तर्क वितर्क शक्ति संतुलन उपयोग करने का प्रशिक्षण देती है। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचारधारा और कल्पना शक्ति के विकास के उचित अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समीक्षात्मक दृष्टिकोण के विकास के उचित अवसर देती है। सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत को विकसित करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है सहनशीलता का विकास। ये बच्चे का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। सहनशीलता की भावना बच्चे में पैदा होती है। भाग लेने वाले अन्य व्यक्ति अपने विचारों के विरुद्ध विचारों और तर्कों को सुनने की क्षमता रखते हैं, जिससे सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बहुत से अच्छे गुणों और आदतों का विकास। कौन कौन से अच्छी आदतें हैं वो, पहला कि विद्यार्थी अपने विद्यार्थी में स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। विद्यार्थी को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने का प्रशिक्षण मिलता है। वे तरह तरह के स्रोतों से सूचनाएं और ज्ञान एकत्रित करने में सक्षम बनते हैं। विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर असहमति होने पर सहिष्णुता दिखाने का अभ्यास होने से उनमें नम्रता, सहृदयता, सामाजिकता जैसे गुणों का विकास होता है। उनमें स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है।
नेक्स्ट सामूहिक अधिगम के निर्णय लेना, कि भाई सामूहिक अधिगम जब बच्चा कर रहा है, समूह में कुछ सीख रहा है, तो बच्चे का जो निर्णय होगा वो भी सामूहिक तौर पर होगा। स्पष्टीकरण हर बच्चे का दिया जाता है यहाँ पर। भविष्य संबंध विभिन्न कार्यों में सहायक, मतलब जो कार्य भविष्य में करने हैं किसी बालक को, उनमें सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है, ये सभी स्तरों के लिए उपयोगी है। निम्न स्तर का बच्चा हो, उच्चतर स्तर का हो, दोनों के लिए ये उपयोगी होता है। लचीली विधि है, सूझबूझ विकास में सहायक होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करवाती है। ज्ञान और चिंतन का इसमें विकास होता है। उद्देश्य की उपलब्धि इसमें की जाती है और वास्तविक जीवन में रहने की प्रेरणा भी यहाँ पर मिलती है। अब कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर। कौन कौन सी कमियां हैं? क्या है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयुक्त है ये। पाठ्यक्रम का जरूरत से अधिक बड़ा होना इसकी एक कमी है। कक्षा का वातावरण सहयोगपूर्ण ना होना, कक्षा में बालकों का संख्या अधिक होना, विचार विमर्श विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का ना मिलना, अध्यापकों को इस प्रकार की विधि के प्रयोग में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना होना भी एक समस्या है। सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है ये। गुटबंदी यहाँ पे हो सकती है। समय और शक्ति का अपव्यय, की समय और शक्ति दोनों ही बर्बाद होती है। यहाँ पे एकाधिकारीकरण इसमें पाया जाता है, मतलब विचार विमर्श में एकाधिकार करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, इसलिए कुछ ही विद्यार्थी इस विधि का एकाधिकार स्थापित कर पाते हैं। कुशल अध्यापकों की कमी है हमारे पास। नेक्स्ट है सामूहिक विचार विमर्श से प्रभावशाली प्रयोग के लिए सुझाव कौन कौन से? सबके लिए समान अवसर दिए जाएं, सबसे पहली बात। संकोच रखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, की भाई जो बच्चे हिचकिचाते हैं, जो अपनी बात नहीं कह पाते, उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए। शक त्रुटियां दूर करनी चाहिए। महत्व का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। एकाधिकारीकरण नहीं होना चाहिए। असंबंधित आलोचना को दूर करना चाहिए। सारांश और मूल्यांकन निष्कर्ष मतलब यहाँ पे निकालना चाहिए। और मिलजुल कर और टीम भावना बच्चे के अंदर पैदा होनी चाहिए। था आपका विचार विमर्श मतलब डिस्कशन मेथड। एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाद विवाद में अध्यापक का क्या योगदान होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि वाद विवाद के आयोजन में अध्यापक की भूमिका बहुत जरूरी होती है। उनके बिना वाद विवाद नहीं हो सकता। अध्यापक वाद विवाद करने वाले छात्रों को के समूह का नेता होता है। वह ही वाद विवाद का शुभ आरंभ करवाता है। सबसे पहले छात्रों के समक्ष वाद विवाद समस्या की व्याख्या होती है। बेशक समस्या वाद विवाद का आरंभ अध्यापक द्वारा होता है, फिर भी वह छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी स्वतंत्रता देता है। अध्यापक के लिए देखना बहुत जरूरी है कि सभी विद्यार्थी वाद विवाद में भाग ले रहे हैं या नहीं। प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार वाद विवाद में योगदान दे रहा है। शर्मीले स्वभाव के छात्रों को भी अध्यापक को प्रोत्साहित करना चाहिए वाद विवाद में भाग ले। वाद विवाद किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसी समूह द्वारा एक संयुक्त प्रयत्न है, इसलिए अध्यापक को देखना होगा कि वाद विवाद में सभी छात्र भाग ले रहे हैं या नहीं। अध्यापक का एक और कार्य वाद विवाद में तालमेल करना है। उसे छात्रों को विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यदि विद्यार्थी दूसरे से विपरीत विचार प्रकट कर रहे हैं तो उनमें मनमुटाव नहीं आना चाहिए। एक दूसरे पर व्यक्तित्व आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। वाद विवाद की सफलता के लिए अध्यापक का साधनपूर्ण होना बड़ा जरूरी है। उसमें ज्ञान का भंडार होना चाहिए। जब भी कोई छात्र गलत तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो उसे अपने मूल्यवान विचारों जो तथ्यों पर आधारित है कक्षा के सामने रखने चाहिए। वाद विवाद की अवधि में पूर्ण अनुशासन की भी बहुत जरूरत होती है, इसलिए अध्यापक को इस और पूरा ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को कभी भी छात्रों पर हावी होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वह छात्रों केवल मार्गदर्शक और सहायक है। उसमें छात्रों पर अपने विचारों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपनी चालाकी साधनों से उस वाद विवाद को सही मार्ग से भटकने नहीं देना चाहिए। यदि वाद विवाद आरंभ हुआ है तो वह समाप्त भी होगा। वाद विवाद के अंत में अध्यापक को जो कुछ भी हुआ उसका सार बनाकर श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। स्टेज पर भी उसे छात्रों को कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछने की अनुमति देना चाहिए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि वाद विवाद विधि की सफलता द्वारा बहुत सीमा तक अध्यापक पर निर्भर करती है। इसके केवल चालाक, सदनपूर्ण, कल्पना शक्ति वाले योग्य अध्यापक ही वाद विवाद का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मतलब वाद विवाद विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये एलिमेंट है, वो अध्यापक ही है। सारा जो कार्यभार है वो अध्यापक पर ही निर्भर करता है। वाद विवाद प्रक्रिया का सफल ना होना, ये दोनों ही अध्यापक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कशन मेथड जो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्मॉल ग्रुप वर्क नेक्स्ट क्लास में।